नमस्कार। अभी से थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद, भारत का हर छठा आदमी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में वोट डालने जा रहा है, जिससे शायद भारत की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी इसका बहुत कुछ तय होगा। भारतीय समाज और राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सारे राज्यों के जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि एक तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अधबीच ये चुनाव हो रहा है, बीच में ये हो रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सिदरवार से कि इन चुनावों को वो कैसे देख रही हैं और हम सब के लिए, देश के लिए, समाज के लिए इसका क्या महत्व है। धन्यवाद तीस्ता इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। आपकी नज़र में क्या है ये चुनाव, क्या है, किस तरह से आप देखते हैं? धीरू जी, जैसे आपने खुद कहा, इसमें 3-4 बहुत ही महत्व बिंदु जुड़े हुए हैं। एक तो सरासर अगर आप मीडिया की दुनिया देख लीजिए, प्रभावित जो पब्लिसिटी की दुनिया देख लीजिए, तो नरेंद्र मोदी का क्या असर है वोटरों पे, इसकी चुनौती होगी। उनके चुन के आने के बाद, मई 2014 के बाद सबसे पहले धक्का उनको दिल्ली के वोटर्स ने दिया था, उसके बाद बिहार के मतदाताओं ने दिया। अब ये 5 राज्यों के मतदाता हैं, किस तरह उनकी पर्सनल जो करिश्मा जो माना जाता है, चरिश्मा, वो कैसे देखते हैं, इसका उसकी एक तुलना। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि जो सरकार भारत में आज बैठी हुई है 2014 के बाद, वो एक प्रोटोफासिस्ट ताकतों को इसकी सरकार है, जो संवैधानिक पद पे संविधान में न मानते हुए लोग बैठे हैं। तो उनके लिए आज अगर रुकावट है राजनीतिक, सामाजिक, तो ये है कि कम से कम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा है, वहाँ पे उनकी पूर्ण मेजॉरिटी नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, जो वो चाहते हैं एक तरह से पूरा ये देश के ढांचा को बदलने का, जो संवैधानिक रिपब्लिक एक ढांचा है, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ये पूरे जो हमारा जो एक लगातार पुरोगामी एक भारत की सिविलाइजेशन का एक मूवमेंट था कि किस तरह की नागरिकता ये देश में होगी, किस तरह समानता, गहरी समानता, ये असमानता होते हुए भी हम समानता के एक सपना देखेंगे, उसको उलटने के पीछे ये सरकार लगी हुई है। वो काम उनके लिए आसान हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव खास करके अगर बात करें, और पंजाब का चुनाव, जो दो बड़े राज्य इसमें चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो खास करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम्युनलाइज करने की कोशिश की। इस बीच में कैराना की घटना हुई, या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जिस तरह से नारे दे रहे हैं, पर्दे के पीछे से, पर्दे के सामने वो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अंडर करंट में कहीं ना कहीं वो एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी जब इस तरह की रणनीति अपना रही है, तो जो उसके सामने खड़ी ताकतें हैं वो ऐसा क्या करें कि इस तरह के पोलराइजेशन को रोक सकें, या कैसे काउंटर नैरेटिव उनका क्या हो सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, 2014 में एक तरह से रिजल्ट के बाद सबको धक्का लगा कि इस तरह की बहुमत की सरकार कैसे बनी। तसल्ली हम लोग ऐसे अपने आप को देते रहे कि 31% वोट उनके पास थे और बाकी लोगों के पास 69%। मुझे लगता है आज बाकी राजनीतिक ताकतों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये देश को संविधान को बचाने के लिए, ये देश की लोकशाही जमहूरियत को बचाने के लिए। क्या वो ये मैच्योरिटी दिखा पाएंगी, या अपने नैरो सेक्टेरियन एम्स के लिए कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? अनलाइक बिहार, मतलब बिहार में महागठबंधन हो गया, इसलिए टास्क आसान हो गया, काम आसान हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी भी हमें लगता है, हमारे जैसे लोगों को लगता है कि जितना भी अगर कम वोट, एंटी बीजेपी वोट अगर कम बटे, तो बहुत आज भी फर्क पड़ सकता है। 3-4 हफ्ते बाकी हैं, और मुझे लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के वोटर्स में काफ़ी जाती रहती हूँ, आप जैसे जाते हैं, वहाँ पूरी उम्मीद लेके बैठे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो एक गठबंधन हो जो ज़्यादा मजबूत मतदाताओं के सामने आए, ताकि भारतीय जनता पार्टी कन्विंसिंगली डिफीट हो जाए। वैसे भी शायद वो डिफीट होगी, शायद। एक चीज में मुझे जो लग रहा है, आप इस पर मुझे ओपिनियन दें कि पिछले लगभग 20 साल में ज्यादातर समय यूपी की राजनीति एक बाइनरी में रही है, एसपी और बीएसपी, और कांग्रेस और बीजेपी थोड़ा सा पीछे रही है। 2014 में इसमें एक रेडिकल इस पूरे सिनेरियो में चेंज आता है, जबकि बीजेपी वहाँ पर गठबंधन के साथ 73 सीटें वो ले जाती है। तो ये एक एबरेशन है, या ये कोई ऐसी कंटिन्यूटी है जिसको आपको लगता है कि क्या वो बाइनरी पुरानी बाइनरी थी जिसने कि बीजेपी या कांग्रेस को बहुमत पे आने से जिसने रोका एक तरह से पूरे देश में, वो बाइनरी क्या कंटिन्यू फिर से हो पाएगी, ऐसा आपको लगता है?
ये भी एक बहुत अहम सवाल है। मुझे लगता है कि आज भी वो पुरानी बाइनरी कायम है। अगर आप सबटेरेनियन तरीके से अगर आप बीजेपी का लैंग्वेज देखें, चाहे वो अमित शाह की मीटिंग्स का या मौर्य जी का भी जो जिस तरह बात करते हैं, तो वो पूरी तरह कम्युनलाइज करने की कोशिश। क्रिमिनल का नाम आप लेंगे तो आप वही नाम लेते हैं जो मुसलमान नाम से अपने आप को जाते हैं। हालांकि बाकी बहुत भी क्रिमिनल्स हैं आपके उत्तर प्रदेश में, उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, मगर जब आप क्रिमिनल नाम लेंगे तो आप मुसलमान नाम लेंगे। जब आप कट्टरपंथी का नाम लेंगे, जब ट्रिपल तलाक को आप लेंगे, हालांकि हिंदू चाहे दहेज हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड हो, लड़कियों और उसी तरह की पुत्रता हिंदू धर्म और हिंदू समाज में है जैसे मुस्लिम समाज में। तो वो बाइनरी मुझे लगता है उनका एक कंसोलिडेशन बनाता ही है 30% तक, 25% तक। उसके ऊपर जो 2014 में हमने देखा कि कई दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब दूसरे जो गट है समाज के, जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाते थे, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो मोदी के करिश्मा आप कह दीजिए या एक विकास का एक उनका जो ना, मगर आज मुझे लगता है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के पहले भी अगर आप हमारे जो पूरे कृषि विभाग में, पूरे कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक डिस्ट्रेस है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो वही एक जो कैपिटल लेके मोदी आए थे, नरेंद्र मोदी आए थे, और युवक आप कहो, नया वोटर कहो, अलग अलग तबका के एक हिस्सा जो कहो, जो अपनी ट्रेडिशनल वोट वे से हट के मोदी को उन्होंने लिया, बीजेपी से ज्यादा उन्होंने मोदी को लिया, वो शायद आज ना दे। मगर फिर भी अगर 4 कोना कॉन्टेस्ट होता है तो खतरा होता है। तीसरा, अगर आप मोदी के पिछले कार्यकाल को देखें तो इसमें और इससे पहले की सरकारों के कार्यकाल में एक मेजर फर्क ये दिखता है मुझे कि ये मुख्य रूप से अपने जो एस्पिरेशंस ने खड़े किए थे या जो वादे किए थे, वो वादा खिलाफी की सरकार। इस मामले में मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जैसे राजीव गांधी के प्रोमिसेस जो थे, अगर कि कंप्यूटराइजेशन करना है तो 2.5 साल होते थे चीजें दिखने लगी थी, या नवोदय स्कूल खोलना है तो वो स्कूल बन के खड़े हो गए थे, या इवन आप बीजेपी की ही वाजपेयी सरकार को देखेंगे तो सड़कें बनाने का उनका जो प्रोजेक्ट था तो 2.5 साल होते होते कई हजार सड़कें उनकी खड़ी हो गई थी, जिसको आप देख सकते हैं। या हर हाथ में मोबाइल पहुंचाने का जो एक सपना था मनमोहन सिंह की सरकार के पहले 2-2.5 साल में चीजें बनने लगी थी, वो हम छू के, टच करके, देख के फील कर सकते थे, वो हमें हमारे साथ मौजूद थी। ये इस तरह का कोई प्रॉमिस इस सरकार के जो थे उनमें से कुछ भी अभी आज की तारीख में मोदी भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे पास है, जिसको ये देख लीजिए मैंने कर दिया, काला धन ले आए, 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए, विकास कर देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, इस तरह उनके पास कुछ नहीं है। तो ये वादा खिलाफी की जो सरकार है इनके 2.5 साल की, ये क्या आपको लगता है कि जो इनका विपक्ष है ये आज की तारीख में पॉलिटिकली इस स्थिति में है कि इसको लेकर चुनाव में जाए, इसकी कितनी तैयारी आपको दिखती है? झलक दिखते हैं कि जैसे मुद्दे पे आप झलक देखो तो कभी कभी दिख देता है, मगर जैसे आपने कहा, आपने ही मतलब पूरे काउंटडाउन दिखाया कि ये मतलब वादा नहीं पूरी करने वाली सरकार है। अगर इसी मुद्दे पे 10 बिंदु रखे जाएं जिसको आपने रखे, नोटबंदी को लेकर आपने बोला कि आपने 30 दिन में या 40 दिन में 50 अलग अलग चीजें बताई, फिर आपने रोना शुरू कर दिया, फिर आपने धमकाना शुरू कर दिया, फिर आपने डराना शुरू कर दिया ऑर्डिनेंस पास करके कि मतलब आप एनआरआईज को छूट दे रहे हैं कि आप कभी तक भी अपना पैसा वापस कर दो। और जो गरीब जनता है, वो जो खड़ी होती है दिल्ली में, एक औरत बेचारी परसों अपने नोट वापस कर, तो उसको सिक्योरिटी अंदर जाने भी नहीं देता। तो इतने सारे मुद्दे को यही सरकार दे रही है विपक्ष को, मगर कभी ना कभी हमें ये लगता है कि झलक में विपक्ष उठा पाती है, मगर अपने ही चक्कर में वो ये इतनी फंसी हुई है। जैसे समाजवादी को आप देख लीजिए, अपने चक्कर में फंसे हुए हैं। कांग्रेस का मुझे समझ में नहीं आता, आपने इतना बढ़िया आपने किसान यात्रा किया, 2 महीना फर्क पड़ा, अखबार कम से कम हिंदी अखबार पर आप छाए हुए थे, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश की इलेक्शन ही भूल गई। और बसपा जहाँ पे है, अगर कंसिस्टेंसी नजर आती है थोड़ी बहुत, तो बहुजन समाज पार्टी में जरूर आती है। मगर इसमें यह प्रॉब्लम है कि ये कहते हैं कि मीडिया हमको नहीं देखते और मीडिया कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं आते। तो एक लगातार कैंपेन के रूप में मोदी सरकार के वादा न पूरने का जो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है 2.5 सालों का, वो सामने रखना वोटर्स के सामने बहुत जरूरी है। और आप ये विपक्ष को ये भी याद रखना पड़ेगा कि मीडिया आज निष्पक्ष नहीं है। जो हम 2014 पे हम सब झेल चुके हैं,
कि मीडिया तब तो खरीदी गई थी। आज ही हमारे पास ऐसी खबर आई है कि जिस तरह उन्होंने अलग अलग टीवी के टाइम खरीद के रखा है, उसके ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन देखेगा कि कौन सी पार्टी कितना मीडिया को खरीद पा रही है, वो पैसा कहाँ से आता है। तो आज की मीडिया बहुत, और मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता होने से पहले मैं मीडिया की एक हिस्सा आज भी हूँ, कि अपने मीडिया को ये कहना कि आप निष्पक्ष नहीं है अच्छा नहीं लगता किसी को। पर आज गुजरात में, अपने हमने ज़्यादा यूपी का जिक्र किया, गुजरात में प्रोटेस्ट मतलब इतने जगह पे आप दलित, ओबीसी, युवक, हमारे किसान, गुजरात के किसान सड़क पे हैं, गुजरात वाइब्रेंट गुजरात को डिस्टर्ब करने का कह रहे हैं, मगर मीडिया नेशनल चैनल्स पे कुछ भी नहीं। अभी एक चीज जो आपने मीडिया के बारे में बात की थी, अगर आप देखिए यूपी बिहार के चुनाव में 14 ओपिनियन पोल्स आए थे अलग अलग चैनलों के, और सारे बड़े जो मार्केट रिसर्च एजेंसीज हैं, सारे लोगों ने जो इसकी एक्सपर्टीज क्लेम करते हैं, इंक्लूडिंग CSDS में सारे लोग, उन्होंने सर्वे किया, और उनमें से सारे लोग बहुत एक कॉमन उनका एक व्यू था, या तो ये चुनाव कांटे की टक्कर या फिर बीजेपी को बढ़त है। उसमें 11 जो थे वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे थे, 3 कांटे की टक्कर दिखा रहे थे। तो वो देख नहीं पा रहे थे, या वो ओपिनियन मेकिंग पोल बन के रह गए थे। आपको क्या लगता है, खास करके यूपी के संदर्भ में भी ओपिनियन पोल्स आने लगे हैं जो कि बीजेपी की बढ़त दिखाने लगे हैं, तो क्या वो एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी को सबसे मजबूत दिखाना उनकी स्ट्रेटजी है, या उनसे गलती हो जाती है ये हर बार? मुझे लगता है दोनों चीजें हैं उसमें। एक तो मतलब कि आपको ऊपर से कहा जाता है, क्योंकि मैं कभी नहीं मानूंगी कि जो फील्ड लेवल पे रिपोर्टर है वो अपना काम भूल जाएगा। वो कहीं ना कहीं अपने सच्चाई दिखाने का, वो जर्नलिज्म का एक क्रीडो है कि आप कुछ भी कहो, चाहे कहाँ भी आप कुछ तो मतलब आपकी एक भूख रहती है कि बस खबर दिखाओ। तो ऊपर से एक तो रहती है कि भाई आप ज्यादा कुछ क्रिटिकल मत दिखाइए, नहीं तो फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, निराश हो जाएगी सरकार, हमारे से नजर हो। तो बहुत ज्यादातर जिस तरह रजत शर्मा आज बहुत बड़े मीडिया के एक डॉन बन गए हैं, वो एक कहानी अपने आप में। मगर साथ साथ मुझे लगता है कि एक मीडिया की भी एक शक्ल बदल गई है। जहाँ तक आप देखें तो अगर आप मीडिया की शक्ल ऐसे बदलते कि आप बम्बई शहर में, आप साउथ बॉम्बे, जुहू, माहिम छोड़ के आप बाहर जाएंगे नहीं। दिल्ली में आप साउथ दिल्ली, नोएडा, वसंत कुंज छोड़ के आप कभी मयूर विहार और उस जमुना पार्क जाएंगे नहीं। आपके कैमरा और आपकी आंख और आपकी नज़र अगर वहाँ पड़ेंगी ही नहीं, तो आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, या आपको सुनाई देता है ऊपर से। 2014 में ओपिनियन पोल सही निकले थे, ये भी हमको मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरासर ये हर वक्त गलत है, मगर मुझे लगता है कि दूसरे यूपी चुनाव में खास मैंने आजमा के देखा कि एक तबका, 2-3 तबका है जिन्होंने तय कर चुका है कि उनको कहाँ वोट देना है, वो किसी को बोलेंगे नहीं। लेकिन जैसे यूपी में आज तक पूरे इलेक्शन की हिस्ट्री देखें तो किसी ओपिनियन पोल ने आज तक बीएसपी की सरकार बनते हुए नहीं दिखाया। Exactly. या बिहार में लालू यादव की सरकार बनेगी, जबकि इनकी 3-3, 4-4 सरकारें रह चुकी हैं। तो ये अपने आप हो जाता है, या मतलब कोई ऐसी चीज है जो कि मीडिया को इस तरह से वो उस तरफ ड्रिफ्ट करके ले जाती है क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक यूपी बिहार का सवाल है, जहाँ तक लालू यादव जी और मायावती जी का बीएसपी का सवाल, मुझे लगता है सरासर ये बहुत ही गहरी कास्ट बायस है। पर कास्ट बायस में सिर्फ ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि हमने कम्युनल बायस को बहुत गहराई से देखा है। कम्युनल बायस को किस तरह वो प्रकट होता है, कम्युनल वायलेंस कैसे कवर होता है। साथ साथ एक तबका है लिबरल सेक्युलर में जो कम्युनल वायलेंस को देख लेगा, मान भी लेगा कि हमारे में प्रेजुडिस है, क्योंकि क्लास लेवल पे आपके साथ वो मुसलमान मिल जाएंगे जो मिडिल क्लास, अपर क्लास में। मगर जहाँ के जातिवाद का एक जो प्रश्न है इतना गहरा है, सांप्रदायिकता से और भी ज़्यादा गहरा है, तो हम मानने भी नहीं तैयार हैं। मतलब हिंदू जो अपने आप को एक सिविल सिटीजन मानता है कि हम एक नागरिक हैं, हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, हम बड़े सहनशील हैं, वो नहीं मानने के लिए तैयार है कि हम ये जो सिविलाइजेशन बड़ा कट्टर रहा है, घूर रहा है, और एक तरह से अगर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस विद इन हिंदू रिलीजन इज थ्रू कास्ट, ये मैंने माना है। तो हो सकता है आप में प्रोस्टिटाइजिंग जो फेक थे, जो कहते हैं कि आप कन्वर्ट हो, जैसे इस्लाम ने कहा या क्रिश्चियनिटी ने कहा, उस तरह का आपने जाति ना की हो लोगों के साथ, मगर आपकी जाति अंदरूनी थी। मतलब आपने खुद अंदर के आपके पूरे तबके को
एक तबके 25 तबके को तो आपने पूरा बाहरी कर सोच और अधिकार से बाहर रखा, बहुत ही क्रूर तरीके से उस वो आप हमको आता लेके, मगर दूसरे तबके मतलब जो पूरा एक मिडिल तबका है उसको भी आपने नॉलेज सिस्टम्स, रिसर्च, क्वेश्चनिंग ये सबसे दूर रखा। तो ये एक है, और आज भी न्यूज़ रूम में हमारे जो एडिटर से लेके रिपोर्टर से लेके जब तक ये नहीं बदलेगा मुझे लगता है ये रिपोर्टिंग नहीं बदलेगी। एक चीज इस तरह यूपी के संदर्भ में खास करके जो मैं और आपकी उस पर आपकी नज़र होगी, यूपी का हर 5वां वोटर मुसलमान है, और वो अगर एकमुश्त कहीं पर जाता है तो अपने उतने भर से, सिर्फ वो एकमुश्त जाता है इतने भर से वो यूपी की आमतौर पर चुनाव में जहाँ पे रहे देखेंगे आप, तीसरी पार्टी तो सिर्फ अकेले अपने दम पे बना सकता है। अभी ये कंसोलिडेटेड एक तरह से वोट करे, कोई भिटवाइजेशन हो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इस समय भारत में सेकुलरिज्म को जिस तरह खतरा है उसको देखते हुए जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इसमें क्या वो एक अपनी जिम्मेदारी निभाने की उसकी तैयारी है? क्या वो इस तरह से सोचने की स्थिति में है, या तो पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें उसके फ्रेगमेंटेशन का कोई खतरा है? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये एक्चुअली बहुत मतलब ये सवाल इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि एक तरह से मैं अपने आप से पूछती हूँ कि क्या पूरा भारतीय सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए क्या सिर्फ मुसलमान की जिम्मेदारी है क्या? मतलब बाकी तबकों की भी जिम्मेदारी है, आपकी हमारी सबकी है ना। मगर ये भी एक बात है कि फ्रंट लाइन में जब अटैक होता है, जब हादसे होते हैं, जब अदरिंग होता है तो मुसलमान सबसे आगे हैं। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की पूरे नज़र पे जहाँ तक यूपी का सवाल है, मुझे लगता है कि कोशिश बहुत है समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, कि कहीं ना कहीं न कहते हुए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ बिहार चुनाव में हमने देखी कि जब, और गुजरात 2002 में मुझे बहुत मैंने गहराई से देखी कि सबको लगा था कि दिसंबर 2002 के चुनाव में मोदी 100% हारेगा, जिस तरह उन्होंने जनसंघ करा। मगर हमने तब देखा चैनलों का काम, हमने देखा टीवी चैनल का काम, जिस तरह उन्होंने प्रकट करने लगा, दिखाने लगा कि मुसलमान अपने 13-15 दिसंबर को ईद मनाएंगे, बुरखे वाली औरत खड़ी हो गई, मतलब वोट यहाँ जाएगा, तो वो काउंटर पोलराइजेशन का एक डर होता है। तो बिहार में समाज ने, न सिर्फ मुस्लिम समाज, मैं मानती हूँ कि ओबीसी समाज, वहाँ भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप पॉलिटिकल ने इस बार तो बहुत अच्छी तरह संभाला। उन्होंने मुस्लिम वोट न दिखाते हुए एक जमहूरियत और लोकशाही को खतरे में देखते हुए ऐसा कभी नहीं प्रकट होने दिया कि मुस्लिम वोट कहाँ जाए। मुसलमान ने खुद ऐसे कहा कि हम वहीं वोट करेंगे जहाँ बिहार की जनता वोट करेगी। तो यहाँ पे यूपी में भी ऐसा होना चाहिए, और मुझे लगता होगा भी, कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो ऐसा कहेगा कि सांप्रदायिकता दूर रखने के लिए, जातिवाद दूर रखने के लिए, संविधान बचाने के लिए और लोकशाही बचाने के लिए हम सरकार बनाएंगे। किसको वोट देंगे हमारा निजी मामला है। साथ साथ ये भी तय होगा कि उस वक्त वहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन सबसे मजबूत है। डेफिनेटली बीजेपी हराना एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, ये तीनों तबकों के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा। मगर उसको किस तरह प्रकट होने देंगे ये भी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मीडिया आज दोस्त नहीं दुश्मन है। तीस्ता, इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि यूपी को आप जिस तरह से देख रही हैं, आगे भी हम इस बातचीत को कभी जारी रख पाएंगे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।